देखिए, प्रजातीय विविधता हो गया, आनुवंशिक विविधता हो गया। अब पारिस्थितिकी विविधता लिखिए। पारिस्थितिक विविधता या पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पारिस्थितिक या पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, लिखिए। पारिस्थितिक इकोलॉजिकल, पारिस्थितिक विविधता को विभिन्न पादप एवं जीव प्रजातियों, विभिन्न पादप एवं जीव प्रजातियों के रूप में परिभाषित किया है या किया गया है। पारिस्थितिक विविधता को विभिन्न पादप एवं जीव प्रजातियों के रूप में परिभाषित किया गया है। जो एक क्षेत्र में पोषक विनिमय चक्र, यानी न्यूट्रिशन साइकिल, पोषण विनिमय चक्र तथा विभिन्न परितंत्र में डिफरेंट इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो, विभिन्न परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ऊर्जा प्रवाह द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इनमें एक ही प्रजाति के भीतर अंतर के साथ विभिन्न पादप, इनमें एक ही प्रजाति के भीतर अंतर के साथ विभिन्न पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीव प्रजातियों में भी विभिन्नता होती है। इनमें एक ही प्रजाति के भीतर अंतर के साथ विभिन्न पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीव प्रजातियों में भी विभिन्नता होती है। ठीक है, इस प्रकार पारिस्थितिक विविधता इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक विविधता पारिस्थितिकी तंत्र में
वनस्पति, पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पति, कौमा जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों का पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पति, कौमा जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों का बहुतायत में, बहुतायत यानी अधिक, बहुतायत में योगदान है। बहुतायत में योगदान है, ठीक है। जीवमंडल में, जीवमंडल उसी को जैवमंडल ही बोलते हैं। जीवमंडल में विभिन्न जीवों की प्रचुरता, जीवमंडल में विभिन्न जीवों की प्रचुरता पारिस्थितिकी तंत्र में, जीवमंडल में विभिन्न जीवों की प्रचुरता पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्नता पर निर्भर करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्नता पर निर्भर करता है। ठीक है। और लास्ट, पृथ्वी पर वन, उसी में आगे लिख लीजिए। पृथ्वी पर वन, वन यानी फॉरेस्ट, रेगिस्तान, कौमा रेगिस्तान, डेजर्ट, कौमा घास के मैदान, ग्रासलैंड, कौमा समुद्र, ओशियन या सी, कौमा मीठे पानी जिसको झील भी बोल सकते हैं, लेक, कौमा दलदल, कौमा दलदल भूमि, दलदल, फिर कौमा देखे दलदल भूमि, फिर आर्द्र भूमि, दलदल भूमि, कौमा आर्द्र भूमि, वेटलैंड। जैसे विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ये सब हम लोग पढ़े हैं लगभग, ठीक है। जो था खाली हम वेटलैंड बोले थे, एक बार देख लीजिएगा, रामसर साइट्स में आपको मिल जाएगा कौन जानवर ज़्यादा मिलता है, कौन कम मिलता है, अधिकतर पक्षी विहार होता है उसमें, तो वो था। बाकी सब हम लोग पढ़ चुके हैं कौन किसका पारिस्थितिकी तंत्र है। और पारिस्थितिकी तंत्र का सीधा मतलब आवास, आवास जिसका भी होगा सबका अलग अलग है। किसी का आवास रेगिस्तान है, किसी का मीठा जल है, किसी का खारा जल यानी समुद्र है, किसी का वन है, किसी का ये है, सब पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि हाँ उसी में कंटिन्यू, जो कि वनस्पति, वेजिटेशन, वनस्पति, कौमा जीव, वनस्पति और जीव जंतु होता है ना, जीव, वनस्पति, कौमा जीव, एवं सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवं सूक्ष्म जीवों के समूह के रूप में, सूक्ष्म जीवों के समूह के रूप में किसी अन्य तंत्र से भिन्न होते हैं। सूक्ष्म जीवों के समूह के रूप में किसी अन्य तंत्र से भिन्न होते हैं। ठीक है। जैसे अलग अलग पेड़ मिलता है, अगर हम
हिमालय में बात करें तो वहाँ अलग है, मैंग्रोव वन मिलेगा पहाड़ी में। रेगिस्तान में जाइएगा तो कंक्रीट झाड़ियाँ मिलेंगी, खजूर, सूखे पेड़ पौधे। सदाबहार वन में अलग मिलेगा, जैसे सदाबहार पेड़ एक दो का नाम जानते हैं? सदाबहार पेड़ पाइन्स, हाँ ठीक। और इधर लोकल ही बोल सकते हैं, सखुआ ये सब है ना, हमेशा पत्ता रहेगा, होता है ना कि नहीं होता है? अल्लाह का, महुआ का, ये सब का, सबका झड़ता है, यानी इधर सदाबहार वन नहीं है। कटहल, ठीक है, अच्छा उसमें झड़ता है धीरे धीरे, हाँ वो ठीक है। एक होता है जनरली बसंत के बाद पत्ता एक बार झड़ के चैत में नया पत्ता आ जाता, सब में अधिकतर, जैसे नीम उम का में देखिएगा तो सब झड़ के, या पीपल में भी देखिएगा झड़ के नया पत्ता आ जाता है, तो वो पतझड़ वन हो गया, एक बार में झड़ता। कुछ कुछ एक साथ नहीं झड़ के धीरे धीरे झड़ता, और कुछ कुछ में नहीं रहेगा, मतलब एक दो गिरा तो गिरा, बाकी वो अपना मैनेज करता, सदाबहार वन है। तो उस तरह का जो भी बात होगा वो बात हो रहा है, ठीक है। सदाबहार वन अलग हो गया, पतझड़ वन अलग हो गया, ये वन अलग हो गया, वो वन, तो उसके लिए बात हो रहा। एक नोट करके लिख लीजिए, नोट या ब्रैकेट में लिखिए, बॉक्स में भी, जैसे भी मन हो, नोट। आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता, और डैश दे के लिखिएगा उसमें, आनुवांशिक विविधता डैश दे के। इसका मूल्यांकन, इसका मूल्यांकन, इसका मूल्यांकन प्रजातियों के स्तर पर होता है, इसका मूल्यांकन प्रजातियों के स्तर पर होता है, इसका मूल्यांकन प्रजातियों के स्तर पर होता है, ठीक। सेकंड, प्रजाति विविधता, हाँ नोटी में, नोटी में तीनों का पॉइंट खाली हम लिखा रहे, कहाँ कहाँ मूल्य हो सकता, बहुत बार क्वेश्चन पूछ देगा। आनुवांशिक विविधता किस स्तर पर होता है? तो प्रजाति स्तर पर, याद रहे। उसी तरह लिखिए प्रजाति विविधता, उसी के नीचे पहला आनुवांशिक विविधता लिखे, अब लिखिए प्रजाति विविधता, डैश दीजिए। इसका मूल्यांकन, इसका मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र, इसका मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र, इसका मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र विशेष के स्तर पर होता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र विशेष के स्तर पर होता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि अगर भैंस है तो भैंस का बहुत सारा प्रजाति हुआ, तो कुछ भैंसें यहाँ के घास के मैदान में पाई जा सकती है, उत्तरी अमेरिका में घास का अलग, तो वो क्या हो गया, प्रजातीय विविधता हुआ ना, जिसको बाइसन्स इधर बोल सकते, इधर भैंस बोल सकते। जैसे अभी CDPO में आया था, वो गाय का एक प्रजाति था, क्या नाम था उसका, याद है किसी को? क्वेश्चन आया था ना, भैंस का था, लेकिन JPSC आंसर दिया है गाय का ना। भैंस तो हम भी मारे थे, अगर वो सही हो जाए तो हम 127 हो जाएंगे। शायद से JPSC उसको गाय का प्रजाति माना है, या पता नहीं, हो सकता गलती हम या तो गाय मारे होंगे, भैंस का आंसर आया होगा, या हम भैंस मारे होंगे गाय का, जो भी हो। ठीक है, याद है ना क्वेश्चन? तो प्रजाति हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र पे अलग अलग हो गया, हुआ ना। और देखिए मेन है बात कि पारिस्थितिकी तंत्र का इसलिए बार बार बात होता है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, सबका आवास है, वही आवास में सब काम होगा। जैसे अगर प्रजातीय विविधता ना हो, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता ना हो, तो हो क्या जाएगा, ये जंगल है, ठीक, इस जंगल में शेर रह रहा है, यहाँ पे शेर है, ये एरिया है उसका, इससे बाहर उन लोग नहीं जाता, अपना एरिया उन लोग पहचानता। अब इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए सिर्फ जेबरा हो, सिर्फ जेबरा आसपास का एरिया में, तो शेर क्या खाएगा, सिर्फ जेबरा खाएगा। एक समय बाद तो जेबरा ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि खाने वाला ज़्यादा, अब जनन तो हर बार नहीं ना होगा, और किसी का भी जनन में कम से कम वो लोग का भी हमको लगता है
1 साल से ज़्यादा समय 9 महीना तो लगता ही होगा, ठीक है। तो 9 महीना में शेर तो भूखे नहीं ना रहेगा, खाते जाएगा, तो हो सकता है जेबरा खत्म हो जाए। लेकिन जब इसमें प्रजातीय विविधता तो छोड़ दीजिए, पारिस्थितिकी तंत्रीय विविधता आ जाए तो जेबरा के साथ साथ इसमें क्या हो सकता है, जंगली भैंस आ सकता है ना, हिरन आया, अलग अलग जानवर मिला, तो शेर पास क्या हो गया, 3-4 ऑप्शन हो गया खाने का। तो कभी वो जेबरा को खाया, कभी जंगली भैंस को खा लिया, कभी हिरन को खा लिया। तो इसमें क्या होगा, संख्या घटेगी नहीं, बराबर रहेगी ना बराबर। इस कारण ये जरूरी हो जाता है, नहीं तो संख्या फिर घटने लगेगी। जैसे अगर आपके पास अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि 1 सप्ताह के लिए हम आपको सिर्फ चावल देंगे 5 केजी, तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ चावल ही खाइएगा। और वो 5 केजी हो सकता है 1 सप्ताह से पहले ख़त्म हो जाए, चांसेस है ना ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर हम आप 1 सप्ताह का खाना में आपको चावल 5 केजी के साथ साथ 5 केजी आटा भी दे दे, तो हो सकता है आप 1 सप्ताह से ज़्यादा चला दीजिएगा, होगा ना। कभी आटा भी खाए, मतलब रोटी खाएं, कभी चावल खाएं, मिला के हो गया। तो ये क्या हो गया, विविधता आ गई उसमें खाना में, तो आपका खाना का समय बढ़ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता हुआ, जानवर की संख्या बढ़ गया, आहार जाल बढ़ गया। आहार जाल जहाँ बढ़ा, शेर के पास ऑप्शन बढ़ा, किसी भी जीव के विलुप्त होने का खतरा कम होगा। इसीलिए बोला जाता है जैव विविधता अगर सघन होगा, यानी बहुत अच्छा होगा, तो पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित होगा। अगर जैव विविधता कम होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है, गड़बड़ा सकता है। अगर यहाँ सिर्फ एक जानवर पाया जाएगा तो वो जानवर के विलुप्त होने का खतरा बहुत तेज हो जाएगा, तो वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ हो जाएगा। अगर सिर्फ जेबरा है और शेर जेबरा को खा लिया, अब जेबरा नहीं बचा, तो शेर क्या खाएगा, घास तो खा नहीं सकता। शेर को अपना आवास छोड़ना होगा, ये दूसरा तरफ मूव करेगा। अब अगर वो दूसरा तरफ गया, इधर भी तो कोई जानवर होगा, शेर हो बाघ हो, जिससे उसका टकराव हो, क्योंकि शेर और बाघ दोनों आपस में नहीं टकराएगा, कभी टकराएगा, दोनों देख के हट जाता दूर। भले झुंड में ज़्यादा जो रहेगा वो मारेगा शिकार, बाकी नहीं मारेगा। तो इस यहाँ आएगा, यहाँ दूसरा शेर है, ये दूसरा शेर है, 2 शेरों में टकराव हो सकता है, एक की जान चल जाए। तो फिर क्या हुआ, एक तीसरा स्तर का भी जानवर खत्म हो रहा है, हुआ ना, शेर मांसाहारी वो खत्म हो रहा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, कमज़ोर होते जाएगा, जानवरों की संख्या कम होते जाएगी। और पारिस्थितिकी तंत्र कमज़ोर हुआ तो जैव विविधता कमज़ोर होते जाएगी। जैव विविधता का सीधा सा याद रखिएगा, हम लोग 3 तरह का जीव पढ़े थे ना, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी, एक सर्वाहारी, हर्बीवोरस, कॉम्निवोरस, ओमनिवोरस था ना, 3 तरह का। तो शाकाहारी में विविधता पाया जाता है बहुत सारा, जेबरा है, हिरन है, जिराफ है, जंगली भैंसा है, बहुत सारा चीज़ है, वो विविधता हो गया। मांसाहारी में आएगा तो शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, ठीक है, लोमड़ी उमड़ी जो भी, अच्छा लोमड़ी तो दोनों में आ जाएगा, ठीक है, यही सब मेन हुआ। सर्वाहारी में बहुत सारा हम लोग देखे थे। तो जितना तरह का जीव पाया जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा। इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान इसलिए रखिएगा क्योंकि सब लिंक है, और लिंक के साथ साथ क्वेश्चन इसी से पूछते रहे आजकल। और इसी में याद रखिएगा एक और बात, क्या मजबूत होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मजबूत होगा तो सब चीज़ मजबूत है। प्राकृतिक संसाधन मजबूत नहीं है तो नहीं होगा। पानी की उपलब्धता नहीं है, जानवरों की संख्या कम होने लगेगी, वनस्पति कम होने लगेगा। अगर जल की प्रचुरता है सब ठीक है, मिट्टी की प्रचुरता है वन उपजेगा, वन उपजा वनस्पति हुआ, जानवर आएंगे, नहीं तो नहीं होगा। रेगिस्तान देख लीजिए, प्रचुरता है मृदा की, प्राकृतिक संसाधन का अभाव है, जल संसाधन हो गया उसी में अभाव है। सिर्फ वहाँ सौर का ऊर्जा का है प्रचुरता, मान लिए पवन ऊर्जा है, लेकिन पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से जिंदगी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि जल भी चाहिए। जल ऊर्जा का वहाँ जल संसाधन की कमी है, मृदा संसाधन की कमी है, वनस्पति संसाधन की कमी है, वन संसाधन जिसको बोलेंगे। तो इसीलिए जैव विविधता और ये सब के लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो प्रजातीय विविधता का जब बात आएगा तो याद रखिएगा हम लोग कहाँ बात करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र का, ठीक। अनुवांशिक को प्रजातीय स्तर पर, प्रजाति को पारिस्थितिकी स्तर पर। और थर्ड लिखिए पारिस्थितिकी विविधता, उसी में नोट में पहला लिख लिए, दूसरा लिख लिए, तीसरा
पारिस्थितिकी विविधता, पारिस्थितिकी विविधता, इसका मूल्यांकन यानी मूल्यांकन मतलब समझिएगा अध्ययन या जिसके बारे में बात होगा मूल्यांकन, इसका मूल्यांकन महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय एवं वैश्विक स्तर पर होता है। इसका मूल्यांकन महाद्वीपीय एवं वैश्विक स्तर पर होता है। ठीक, गौर कीजिएगा, बहुत बार आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, जैसे सीडीपीओ में चेंज किया, हो सकता है सही मिलान करे सवाल दे देगा। प्रजातीय निम्न का सही मिलान करें, प्रजातीय विविधता इधर रहेगा का मूल्यांकन वैश्विक स्तर पे होता है, अनुवांशिक विविधता का विस्थापन यहाँ होता है, तो आपको मिलान करने आ सकता है। या दे देगा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है या गलत है, उस तरह से देखिएगा, याद रखिएगा, इसीलिए नोट्स में लिखा दिया। ठीक है, ब्रैकेट अगर लिखे तो ब्रैकेट बंद कर दें तो ठीक है। ठीक है, और इसमें लास्ट पॉइंट आप खाली लिख लीजिए, पारिस्थितिकी नोट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो हम लोग पारिस्थितिकी विविधता लिख रहे थे उसका लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं अब। पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले, पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले, पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीवों का समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीवों का समुदाय अजैविक संसाधनों की उपलब्धता पर, पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीवों का समुदाय अजैविक संसाधनों, अजैविक संसाधन समझ गए, बहुत बार यूज हुआ है, मतलब मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, तापमान, सब अजैविक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, उपलब्धता पर निर्भर करता है, उपलब्धता पर निर्भर करता है। जैसे कि झील का परितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, झील का पारिस्थितिकी तंत्र, झील का पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र से अलग है। ठीक है, क्योंकि दोनों में अलग अलग बात है। अगर समुद्र का बात करें तो वहाँ खनिज लवण बहुत ज़्यादा है ना, ज़्यादा। समुद्र का पानी क्या होता है, लवणीय होता है ना, खनिज लवण है उसमें ज़्यादा। सूर्य का प्रकाश एनी टाइम पड़ रहा है वहाँ, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है और प्रत्येक समुद्र देख लीजिएगा उष्ण कटिबंधीय से पार हो रहा है। प्रशांत महासागर होता है, अटलांटिक महासागर अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीचों बीच एस शेप में है, वो भी मिल रहा है। उसके बाद हिंद महासागर आइए, हिंद महासागर भी कहाँ है, उष्ण कटिबंधीय में है ना। और उष्ण कटिबंधीय का मतलब पूरी का पूरी तरह सूर्य का प्रकाश उपलब्ध। ठीक है, तो लगभग मिलता है। लेकिन अगर झील का बात कर ले तो हम अगर कश्मीर का झील का बात करें तो हो सकता है 2 महीना सूर्य का प्रकाश ना मिले, चांसेस है उस झील का ऊपरी परत क्या हो जाए, बर्फ से ढक जाए, दिसंबर जनवरी में बर्फ से ढक जाए, तो पोषण के स्तर में क्या हुआ, बदलाव हो गया ना। बस यही कारण है। तो इसलिए याद रखिएगा कुछ कुछ बात कि किस लिए क्या होता है। और देखिए कुछ कुछ चीज़ को हमेशा याद रखिए तो क्या होगा ना, आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ रहे हैं ना हम लोग, या जैव विविधता, तो आप ज्योग्राफी का इसे तो हम भी नहीं सकेंगे बनाने, लेकिन एक बार ट्राई हम कर रहे हैं, कोशिश है
अगर आप मानचित्र याद रखें और कौन कौन रीजन है तो देखिए बहुत चीज़ आपका हल हो जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र हॉट स्पॉट जब पढ़ेंगे ना तो पूरा का पूरा आपका मैप है। अगर भारत में पढ़े तो कुछ कुछ जगह मिलता है वो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा, नहीं तो याद करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो उसी अनुसार थोड़ा बहुत ध्यान रखिए क्या है क्या नहीं है। देखिए ये कुछ विश्व का मानचित्र टाइप से है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, यहाँ भारत, यहाँ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, रफली ये न्यूजीलैंड डीप, यहाँ पे बारबाडोस, ये सब वेस्ट इंडीज, ये सब डीप हो गया। देखिए अटलांटिक महासागर क्या है, यही है, एस शेप में है। इधर प्रशांत, इधर प्रशांत, यहाँ पे आपका जापान उपान है। हिंद महासागर पूरा। विश्व उष्णकटिबंधीय कौन सा रेंज है, इतना रेंज है ना उष्णकटिबंधीय। देखिए सब महासागर लगभग आ गया ना, तो जहाँ महासागर आया सूर्य की उपलब्धता बहुत शानदार, तो सूर्य सब का स्रोत है। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आ जाए थोड़ा बहुत भी ऐसे बना दीजिए तो समझाने में आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बनाने का चक्कर में आधा घंटा बिता दिया, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। बनाइए, अगर बन जाए तो ठीक, नहीं बनाइए तो कोई बात नहीं, लेकिन रफली हम बनाए कि थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आए तो लिख दीजिएगा कम से कम कि क्या है, नहीं तो हो सकता है एग्जामिनर को पते नहीं चले ऐसा बन गया भारत। तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो इसलिए याद रखिएगा। खाली इस बात को हम बताने के लिए बता दिए कि कहाँ कहाँ किस चीज़ की उपलब्धता है। अब इसी में बात कीजिए, तो हम पहले ही बताए थे उष्णकटिबंधीय में रेगिस्तान मिलेगा, मिलता है चिली आसपास, यहाँ यहीं पे आटाकामा था सहारा यही आसपास है, यहीं पे मोरक्को, मिस्र, सब रेगिस्तानी एरिया। यहाँ पे आ जाइए खाड़ी देश, अरब उरब सब वहीं है यहाँ आसपास, है ना। फिर चलिए थोड़ा सा थार को छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी देखिए थार एकदम क्लोज है, कर्क रेखा के एकदम नज़दीक है, तो उष्णकटिबंधीय गिन सकते हैं। कुछ कुछ को छोड़ दीजिए, गोबी उबी तो अलग बात है, लेकिन अधिकतर यही है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा वन है, अमेजन, ब्राज़ील है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत शानदार, यही मिलेगा आपका। हम लोग का ये अंडमान निकोबार कहाँ है, सब उष्णकटिबंधीय में बहुत वन है ना। तो ऐसा ऐसा अफ्रीका बहुत वन वाला क्षेत्र है, और अफ्रीका लगभग आधा उष्णकटिबंधीय में आ जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जहाँ पे जो चीज़ की प्रचुरता है उस अनुसार सब काम होगा, और वही आपको बहुत मदद किस में कर देगा, एक जैव विविधता में और एक पारिस्थितिकी तंत्र में। ये पारिस्थितिकी तंत्र आप समझने के लिए बहुत अच्छा समझ सकते हो, जैव विविधता, क्योंकि इसमें हॉट स्पॉट हम लोग को पढ़ना है। हॉट स्पॉट कहाँ कहाँ आपको पता चल जाएगा। उसी में आप भारत को बांट दीजिएगा तो उष्णकटिबंधीय में देखिए पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, फिर अंडमान निकोबार, बहुत शानदार प्राकृतिक विविधता, बहुत बहुत अच्छा है, व्यू भी अच्छा है, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। थोड़ा उत्तर भारत जाइएगा तो उत्तर भारत में उतना नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत क्या है, मैदानी इलाका है, मैदान मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको मिल सकता है पूर्वी तरफ, तो वो है। तो ये सब कुछ कुछ बात को ध्यान रखिएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और गौर कीजिए खाली एक बात पे कि जो पढ़ रहे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और दिमाग लगा के पढ़ दे, ताकि सवाल सॉल्व हो जाए। सवाल सॉल्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं सॉल्व होगा कोई फ़ायदा नहीं, कितनों पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसलिए भी बता रहे हैं, मान लीजिए अगर जेपीएससी दे रहे हैं मेंस, या मान लीजिए यूपीएससी भी मेंस दे रहे, कभी भूल गए, नहीं सके, तो कम से कम इतना बना के आ जाइए तो कुछ नंबर तो दे देगा। जहाँ 0 होना था कम से कम 5 नंबर 10 नंबर आएगा, कुछ तो आएगा। और अगर ये बना दिए तो हो सकता है आपको आगे का चीज़ आ जाए। मान लीजिए सवाल आ जाए भारत के हॉट स्पॉट तप्त स्थल की चर्चा कीजिए, अब आपको याद नहीं आ रहा है, तो अभी हम जितना बताए कम से कम एक बात तो याद आएगा कि भारत का मानचित्र बनाइए अच्छा से, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को दिखा दीजिए,
तप्तस्थल में गिना जाएगा। उधर आपका अंडमान निकोबार को दिखाइए, थोड़ा बहुत लक्षद्वीप को दिखा दीजिए, काम आपका हो गया, अधिकतर काम तो हो गया ना। अब उसको अगर आप सीख गए, समझ गए, तो थोड़ा थोड़ा ये कर सकते हैं डिस्क्राइब, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ ध्यान रखिए। अगर कुछ कुछ चीज़ ध्यान देते तो हो सकता CDPO में और 2-4 सही हो जाता। अटाकामा हम पहले बार भी बताए थे कि नहीं, कि सब आसपास है उसमें कटिबंधीय में। फिर 1-2 को धारा का भी हम बताए थे कि अल नीनो ये है वो है। तो खैर ठीक है, चलिए अब जो हुआ आए अगला बार से ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए सब चीज़ पढ़ना पॉसिबल नहीं है और आपको याद भी नहीं रहेगा, इफेक्ट बात है। देखिए मेन से लिखे थे, सब चीज़ याद था, पूरा सिलेबस, दिक्कत होगा क्योंकि सब पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ आप सिनॉप्सिस बनाइए, दिमाग में बैठाइए और उससे रिलेटेड खाली क्या रखिए, कंटेंट और तथ्य कि क्या था, क्या बात हो रहा था, बस। अब सवाल आ जाए प्रस्तावना को समझाएं, प्रस्तावना पर प्रकाश डालें। तो आपको प्रस्तावना पते नहीं होगा तो आप लिखिए कैसे। तो आप, हम नहीं बोल रहे प्रस्तावना आप रट लीजिए, ये रट लीजिएगा तो बहुत अच्छा, हर जगह काम आ जाएगा। लेकिन कम से कम उसका जो मेन पॉइंट है, कौन कौन शब्द यूज हुआ, बस उसको आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। प्रस्तावना का दर्शन, फिलॉसफी क्या है, वो लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि वही बेसिकली क्वेश्चन पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, प्रस्तावना को ही क्या बोल जाता है, उद्देशिका। ठीक है, क्योंकि संविधान में उद्देशिका लिखा हुआ है, प्रस्तावना नाम का शब्द नहीं है। प्रस्तावना हम लोग बोल लेते हैं क्योंकि वो पूरा संविधान का क्या है, उसका उद्देश्य दिखा रहा है कि क्या क्या है, कि समाज का स्वरूप कैसा होगा, शासन का स्वरूप कैसा होगा, पब्लिक को क्या क्या स्वतंत्रता मिलेगी, क्या क्या समानता मिलेगी, ये सब बता रहा है। तो इसलिए उस अनुसार थोड़ा पढ़िए, अभी समय सब पकड़ाएगा, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। अलर्ट नहीं रहिएगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ऐसा ही समय बीतता जाएगा, कॉपी मोटा होते जा रहा है ना और होते जाएगा। फिर एग्जाम समय आपको लगेगा अरे अब कहाँ पढ़े, सब ऐसा ही देख के आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए और कभी मौका मिले और चित्र उतर बनाना कीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो लिखे झील एवं समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र अलग है, क्योंकि झील का बता दिए, पारिस्थितिकी तंत्र का बता दिए। भूमध्य सागर वहीं पे है जो धीरे धीरे क्लोज होने का कगार पे है। ठीक है, वो किससे मिलता है, अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक के बीच में क्या मिलता है, ज्वालामुखी का कटक। कटक सुने हैं नाम, रीफ, इसी के बीच में ज्वालामुखी मिलता है। विंग्स ऑफ फायर सुने हैं, ज्वालामुखी का रिंग, ज्वालामुखी रिंग, वलय कहाँ है, प्रशांत महासागर में। तो उधर और इधर दोनों को मिलाएंगे तो ऐसे ही बीचों बीच है, क्योंकि हर महासागर के पास लगभग क्या है, ज्वालामुखी है। हिंद महासागर में कम है लेकिन है, भारत तरफ नहीं। और जो जितना पहाड़ है सब जगह देखिए, बड़ा बड़ा पर्वतमाला सब जगह क्या है, ज्वालामुखी है। इधर कौन सा है, रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय। खाली हिमालय पास नहीं है, बाकी लगभग सबके पास है। और सब किससे बना है, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी, थोड़ा बहुत जानते हैं, एक दूसरा प्लेट टकराना, जो भूकंप, ज्वालामुखी, पहाड़ का बनना, ये सब का कारण है। ठीक है, उसी में बनता भ्रंश, ट्रेंच, गथ, सब उसी से बनता है। तो ठीक है, ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा। ज्योग्राफी हो सकता है कि नहीं समझ में आए एक बार, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, हमको भी बहुत पसंद है। ठीक है, और थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है, लेकिन हाँ एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो बहुत अच्छा। नहीं तो अगर आपको सवाल दे दिया जाए ना, पृथ्वी की उत्पत्ति की वर्णन कीजिए, आप घूमते रह जाइएगा पृथ्वी में कि शुरू कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ करें। क्योंकि 2-3 सिद्धांत है ना, तो आप 2-3 सिद्धांत में से एक सिद्धांत को भी पकड़ के कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा। क्योंकि बेसिकली 3 सिद्धांत दिया गया था, एक दोलन का सिद्धांत, बैंग बैंग थ्योरी, और एक और हमको याद नहीं है, सतत विकास का सिद्धांत। हाँ, जो एक बार ये समय ऐसा ही चक्र चलते रहता है, एक बार खुद बनेगा, खुद बिगड़ेगा, खुद बनेगा, इस सतत विकास टाइप का कुछ था। ऐसा ही 3 दिया है तो 2 को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। बिग बैंग थ्योरी आप लिख दीजिए, नंबर मिल जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ छोटा छोटा बात है, ध्यान रखिए तो सब कंप्लीट होगा। इवन पीटी मीन्स सब, क्योंकि अब पीटी का लेवल आप देख लीजिए बढ़ गया है। जेपीएससी अभी दिए पता चल गया, सीडीपीओ दिए पता चल गया, तो अब अपना लेवल को भी थोड़ा बढ़ाना होगा, क्योंकि सब कॉमन चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं।
तो कॉमन चीज़ नहीं आएगा। और आप बहुत जगह देखिएगा जो पढ़ाई हुआ नहीं आया, लेकिन उससे मिलता जुलता है। तो जब तक आप थोड़ा डीपली नहीं जाइएगा मुश्किल है, ठीक है। तो जैव विविधता हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा जैव विविधता बहुत सारा वेराइटी मिल जाना, उसी को लिंक किससे किए, पारिस्थितिकी तंत्र। और वही पारिस्थितिकी तंत्र किससे लिंक हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन। तीनों लिंक है, याद रखिएगा। प्राकृतिक संसाधन मजबूत होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत, पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत तो जैव विविधता मजबूत, ठीक। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया, आगे लिखिए जैव विविधता का मापन। ये छोटा छोटा है, जल्दी इसको लिखेंगे। जैव विविधता का मापन, मेजरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का मापन। ठीक है, डैश दे के पहला अल्फा विविधता, अल्फा, अल्फा विविधता। इसमें डैश दे के लिखिए किसी समुदाय में, किसी समुदाय में प्रजातियों की संख्या का आकलन, किसी समुदाय में प्रजातियों की संख्या का आकलन किसी समुदाय में प्रजातियों की संख्या का आकलन और अन्य समुदाय की प्रजातियों की संख्या के साथ तुलना, और अन्य समुदाय की प्रजातियों की संख्या के साथ तुलना, और अन्य प्रजातियों के साथ समुदाय की संख्या के साथ तुलना। तो याद रखिएगा जब संख्या का बात होगा तो हम लोग किसको लेंगे, अल्फा। इसमें भी याद रखिएगा मिलान करने आ सकता है, या निम्न में से कौन सुमेलित है। तो अल्फा विविधता हम लोग कैसे मापेंगे, विविधता को संख्या के आधार पर। किसी एक समुदाय में प्रजाति की संख्या, किसी दूसरे समुदाय में प्रजाति की संख्या, दोनों का संख्या का तुलना करेंगे तो वो अल्फा विविधता में आएगा। सेकंड लिखिए बीटा विविधता, अल्फा बीटा गामा है तो फिर दूसरा बीटा, बीटा विविधता। अल्फा हो गया, ये बीटा। इसमें लिखिए पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर प्रजातियों की विविधता, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर प्रजातियों की विविधता में परिवर्तन का आकलन किया जाता है। शुरू से हम बोल रहे हैं पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर प्रजातियों की विविधता में परिवर्तन का आकलन किया जाता है। ठीक है, यानी परिवर्तन, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उस कारण प्रजाति में क्या अंतर हो जा रहा है वो क्या कहलाएगा, बीटा। मतलब कहने का मतलब है मान लीजिए पर्यावरण में बदलाव हो गया, कोई मांसाहारी जीव है, ठीक है, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग मांसाहारी जीव हैं। अब पर्यावरण में बदलाव हो गया कि मांस बिकना बंद हो गया, ठीक, मांस बिकना बंद हो गया तो क्या हुआ, पर्यावरण में परिवर्तन हो गया। अब जब मांस बिकना बंद हो गया तो हम क्या करेंगे, शाकाहारी बनेंगे, शाकाहारी खाएंगे। तो हमारी प्रजाति में क्या हुआ, बदलाव हो गया ना, हम मांसाहारी से कहाँ आ गए, शाकाहारी। तो ये जो बदलाव हो गया, तो जब याद रखिएगा जब परिवर्तन का बात होगा, चाहे प्रजाति में परिवर्तन, पर्यावरण में परिवर्तन, उसका मापन करेंगे तो क्या होगा, बीटा। संख्या का बात करेंगे तो अल्फा। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं, मजाक मत लीजिएगा, अब लेवल बढ़ रहा है, एकदम आएगा ये सब मिलान करने में। आप क्वेश्चन आप देख लीजिए ट्रेंड, और इवन हम ये भी बोल दे रहे हैं ये सब आप पढ़ लीजिएगा तो यूपीएससी में भी कुछ कुछ सवाल आप सॉल्व कर दीजिएगा, एकदम निश्चित, एकदम निश्चित यही सब सवाल आता है, एकदम यही सब आएगा कि कैसे था क्या था, मिलान कीजिए। अल्फा आकलन में हम लोग ये करते हैं।
वहाँ विविधता नहीं लिख के लिख देगा अल्फा आकलन। अब आप सोचिएगा अल्फा बीटा तो हम पढ़वे नहीं किए, हम तो अल्फा विविधता पढ़े थे, लेकिन अल्फा आकलन क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैव विविधता का आकलन, मेजरमेंट। तो अल्फा आकलन अल्फा विविधता एक ही चीज़ है, मिलान करिए कौन सही है कौन सही नहीं है, ठीक है। और यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए अब कैसा आता है, ये 3 दे देगा ऊपर लिख के, लिखेगा इनमें से कितने सही हैं या कितने गलत हैं, निम्न में से सही की संख्या बताएं। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, सब सही है, कोई सही नहीं है। अब आप 2 तो जान रहे हैं, तीसरा में आप फंस गए कि तीसरा सही है कि नहीं, तो आप 2 पे मारे तो गलत हो गया, तीनों सही है। तो ऐसा आता सवाल, इसीलिए सब चीज़ को डिटेल में जानना जरूरी है। और अब सीडीपीओ का भी एग्जाम देख लीजिए, बहुत मिलान करवाया था, तो यही सब आएगा सवाल, और ये सब आप लिख दीजिएगा तो मेंस में बहुत शानदार सा आंसर बनेगा। जैव विविधता पे आ गया ना, तो अगर आप ये सब लिख दिए ना, हम बोल रहे हैं 30 नंबर से कम नहीं मिलेगा। और अगर चित्र उत्र बना दिए तो 32 का 32 मिल सकता है। ये सब ऐसा पोर्शन है जहाँ से नंबर नहीं कटेगा, कटने का गुंजाइश नहीं है, ठीक है, ऐसा पोर्शन है। लेकिन लिखना होगा शानदार, जैसे तैसे लिखिएगा तो नहीं मिलेगा। जितना हम लिखा है उतना लिख भी नहीं पाइएगा, कम, थोड़ा सा आप कम कर दीजिए। मेन पॉइंट को लेके चलिए, 4, 4.5, 5 पेज में आराम से लिख पाइएगा, आराम से। और यही यूपीएससी में आ जाएगा, जैव विविधता को समझाए तो कितना में लिखना होगा, 200 शब्द, 10 नंबर का सवाल आता है 200 शब्द में। सोचिए इतना चीज़ को आपको 200 शब्द में हटा देना है, तो लिखने का कला होना चाहिए, आपको समझ होना चाहिए कि क्या छोड़ना है क्या लिखना है। जिस दिन ही समझ जाइएगा आप लिख दीजिएगा। इसीलिए हम बहुत चीज़ आप लोगों को नहीं लिखवा रहे फालतू, फंसने का ज़रूरत नहीं है, जितना लिखवाएं उतने काफ़ी है, ठीक है। तो याद रखिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, पढ़िएगा सब पकड़ाएगा, नहीं पढ़िएगा दिक्कत होगा। और ये जो चैप्टर चल रहा है ना, ये पढ़िएगा ना तो आपका ज्योग्राफी मजबूत होगा, थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में आप जान पाइएगा। पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ाएं तो वन का प्रकार भी तो हम लोग पढ़ें, वन का प्रकार आप समझ में आया। हो सकता है सवाल आ जाए, निम्न में से कौन सा जानवर कहाँ मिलता है, सीडीपीओ का सवाल,